SPSCS पेरेंट्स, मैं हूं मुक़द्दस अब्बासी और आज हम स्टार्ट करने वाले चैप्टर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो कि फर्स्ट ईयर की बुक में चैप्टर नंबर 2 है। तो एटम का जो वर्ड है, सबसे पहले एटम को डिस्कवर करने वाले डेमोक्रिटस थे। ग्रीक वर्ड है ये, एटमोस से निकला हुआ है, जिसका मतलब होता है इंडिविजिबल। वैसे तो एटम के बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, लेकिन 3 जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो फंडामेंटल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो कि एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, उसको सबसे पहले जे थॉमसन ने 1897 एडी में डिस्कवर किया था। प्रोटॉन को डिस्कवर गोल्डस्टीन ने किया था 1886 में, एंड न्यूट्रॉन को डिस्कवर जेम्स चैडविक में 1932 में किया था। ये इनकी जनरल इन्फॉर्मेशन है। उसके अलावा ये वाली टेबल जो है फर्स्ट ईयर की बुक में बनी हुई है, वो आप याद कर लें, जिसमें AMU में भी मासेस लिखे हुए हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के, और ग्राम्स में मासेस लिखे हुए हैं, उनकी रिलेटिव चार्ज लिखी हुई है, और कूलम में इनके चार्जेस लिखी हुई हैं। तो ये वाली टेबल आप लोगों को टेबल अपने रजिस्टर में बना के याद कर लेनी है। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पर आते हैं। ये जिस एक्सपेरिमेंट के थ्रू की गई थी उसको डब्ल्यू क्रूक्स एक्सपेरिमेंट या डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट कहा जाता है, क्योंकि ये आप 9th की बुक में देख सकते हैं, डायग्राम बनी हुई है। ये डिस्चार्ज ट्यूब कहलाती है। ये डब्ल्यू क्रूक ने ये ट्यूब इस्तेमाल की थी। इसमें गैस फिल्ड हुई होती है। जैसे ही हाई वोल्टेज और लो प्रेशर पर जैसे ही लो प्रेशर पर हाई वोल्टेज अप्लाई किया गया, तो यहाँ से कुछ रेज जो थी वो मूव हो रही थी, जैसे कि ये कैथोड से एनोड की तरफ जाते हुए देखी गई, तो इस वजह से इनको कैथोड रेज कहा जाता है। और एनोड की तरफ जा रही है, एनोड पॉजिटिव होता है, तो वो रेज जो पॉजिटिव की तरफ जाए उन पर लाजमी सी बात है नेगेटिव चार्ज होगी। तो इससे बहुत सारी बातें सामने आई कि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होती है, इनको कैथोड रेज कहा जाता है। इस तरीके से ये स्ट्रेट लाइन में भी मूव कर रही थी। ओके अच्छा, जैसे ही ग्लास वॉल के साथ टकरा रही थी तो ग्रीनिश कलर का फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस कर रही थी, और अगर कोई ओपेक ऑब्जेक्ट जो इनके बीच में रखा जाए, इन रेस के बीच में, तो उनका शेडो प्रोड्यूस कर रही थी। अच्छा, कोई अगर पेडल वगैरह रखा जाए तो जैसे इसे टकराती तो ये पेडल जो है वो मूव कर जाता, तो इससे ये भी साबित हुआ कि इनके ऊपर इनके पास मोमेंटम है, इनके पास काइनेटिक एनर्जी भी है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज है वो मिलिकन ने ऑयल ड्रॉप मेथड के थ्रू काउंट की थी, एंड दैट वाज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दिस इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अच्छा, उसके अलावा इट कैन पास थ्रू अ थिन मेटल फॉइल। ये भी पॉइंट ध्यान में रखना है कि ये थिन मेटल फॉइल से पास हो सकती हैं। चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जो है वो मेजर किया था जे थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू, एंड वो जो एक्सपेरिमेंट के थ्रू चार्ज टू मास रेशियो फाइंड आउट हुआ था, उससे ये साबित हुआ था कि कोई सी भी गैस फिल्ड की जाए, भले हाइड्रोजन हो, नाइट्रोजन हो, कुछ भी हो, एक ही तरह का चार्ज टू मास रेशियो आ रहा था, एंड दैट वाज 1.758 इंटू 10⁻8 कूलम पर ग्राम, जो कि जाहिर कर रहा है कि 1 ग्राम अगर हम इलेक्ट्रॉन लें तो उसके ऊपर चार्ज इतनी होगी। दैट मीन्स अगर आपके पास सवाल आ जाए कि हाइड्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, तीनों गैसेस में से सबसे ज्यादा चार्ज टू मास रेशियो किसका होगा इलेक्ट्रॉन के सेंस में, तो इंडिपेंडेंट है, कोई सी भी गैस ले एक ही तरह का चार्ज टू मास रेशियो आएगा। इसी डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट को यूज करके प्रोटॉन की डिस्कवरी की गई थी, और प्रोटॉन की डिस्कवरी गोल्डस्टीन ने की थी बाय परफोरेटेड कैथोड। कैथोड में से को परफोरेट किया गया था, और इस तरीके से प्रोटॉन की डिस्कवरी भी हो गई थी। तो वो जो रेज प्रोड्यूस हो रही थी, परफोरेटेड का मतलब होता है छोटे छोटे से होल्स कर दिए थे कैथोड में, और फिर जो है कुछ रेज इन होल से पास होकर बैक पर आ रही थी। अब जैसे कि ये एनोड से पास होकर कैथोड की तरफ आ रही थी, तो इसका मतलब था कि इनके ऊपर कौन सी चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। इन रेस को कैनाल रेस भी कहा जाता है। इनका जो चार्ज टू मास रेशियो था वो इलेक्ट्रॉन से स्मॉलर तो आया था, लेकिन ये डिपेंड कर रहा था टाइप ऑफ गैस पर, यानी अगर आप कोई हैवियर गैस लोगे तो उसका जो चार्ज टू मास रेशियो होगा वो स्मॉलर होगा, क्योंकि आप देखें अपॉन में आ रहा है ना मास, यानी मास से इंडिपेंडेंट है। अगर कोई हैवी गैस होगी तो उसका चार्ज टू मास रेशियो स्मॉलर होगा। अब स्टार्ट करते हैं रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। ये सेकंड एटॉमिक मॉडल था। इसमें गोल्ड की फॉइल ली थी रदरफोर्ड ने, और उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड करवाए थे। तो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स जो थे वो तो पास हो गए थे, लेकिन कुछ जो थे, मतलब 1 आउट ऑफ 8000 जो है बिल्कुल ही डिफ्लेक्ट हो गया। तो इससे ये जाहिर हुआ था कि अल्फा पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पर भी कोई ऐसी चीज जरूर मौजूद थी जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहा होगा। इसी वजह से ये पार्टिकल्स के रेज जो है वो डिफ्लेक्ट हुई हैं। तो कंक्लूजन इस एक्सपेरिमेंट का ये निकला कि एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो एम्प्टी है। मोस्ट पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी। और जो है एटम के 2 पार्ट्स हैं। एक है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, जिसे शेल या ऑर्बिट का नाम दिया गया, और बताया गया कि इलेक्ट्रॉन्स इसमें रिवॉल्व कर रहे हैं कंटिन्यूअसली। और जो दूसरा पार्ट है दैट इज न्यूक्लियस, जहां पर मोस्ट ऑफ द मास कंसंट्रेटेड है। जो मास एक एटम का है वो पूरा उसके न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड है। अच्छा, न्यूक्लियस के ऊपर कौन सी चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों ही न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। ठीक, ये भी कंक्लूजन था रदरफोर्ड मॉडल का। और फिर रदरफोर्ड ने बताया कि जो न्यूक्लियस है उसका साइज एटम के मुकाबले बहुत ही छोटा है, यानी जो रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस है दैट इज 10⁻⁻15 एज कम्पेयर टू एटम, ये बहुत ही कम है। और ये बताया कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहे हैं कंटिन्यूअसली अराउंड द न्यूक्लियस, उनको जो फोर्स चाहिए होती है दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, वो कहाँ से मिलती है, वो फोर्स मिलती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, जो कि बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन मौजूद होती है। अच्छा, उसके बाद कुछ डिफेक्ट्स जो थे वो निकल कर सामने आए थे कि कौन सी वजह से ये थ्योरी, ये मॉडल जो है वो ज़्यादा कामयाब नहीं हो सका। वो ये था कि अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, तो फिर कंटिन्यूअसली एनर्जी भी लॉस हो रही होगी, और कंटिन्यूअस लॉस ऑफ एनर्जी से इलेक्ट्रॉन की सारी एनर्जी खत्म हो जाती होगी, और वो न्यूक्लियस पर फॉल कर जाता होगा, यानी मैटर डिस्ट्रॉय हो जाता होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। दूसरा ये कि अगर कंटिन्यूअस इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो कंटिन्यूअस लॉस ऑफ एनर्जी हो रही होगी, और इस वजह से कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में लाइन स्पेक्ट्रा बनता है। तो ये जो थे कुछ डिफेक्ट्स थे रदरफोर्ड मॉडल के। रदरफोर्ड मॉडल के जो डिफेक्ट्स थे उनको आंसर करने के लिए बोहर एटॉमिक थ्योरी आई थी, और बोहर ने प्लांक क्वांटम थ्योरी का कंसेप्ट यूज किया था। तो अकॉर्डिंग टू प्लांक,
जो इलेक्ट्रॉन था जो कि रिवॉल्व कर रहा था अराउंड द न्यूक्लियस, तो वो कंटिन्यूअसली मूव तो कर रहा है लेकिन कंटिन्यूअसली ना एनर्जी एमिट करता है ना ही कंटिन्यूअसली एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, यानी जो एनर्जी फ्लो है वो डिसकंटिन्यूअस है, ना एब्जॉर्प्शन कंटिन्यूअस हो रही है ना ही एमिशन कंटिन्यूअस हो रही है, बल्कि नंबर ऑफ टाइनी डिस्क्रीट यूनिट्स में हो रही है, छोटे छोटे से पैकेट्स में हो रही है, और उन पैकेट्स को नाम दिया गया क्वांटा। अगर लाइट की बात होगी तो हम उसको नाम देंगे फोटोन, और उस फोटोन की जो एनर्जी है, यानी वो जो लाइट के छोटे छोटे से पैकेट्स में एनर्जी की एब्जॉर्प्शन हो रही है या एमिशन हो रही है, उस एक पैकेट को हम नाम दे रहे हैं क्वांटा का, और उस क्वांटा या फोटोन की जो एनर्जी है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। और अगर हम प्रोपोर्शनलिटी हटाएं तो एच प्लांक्स कांस्टेंट लगता है, एच इज द प्लांक्स कांस्टेंट, जिसकी ये दो वैल्यूज हैं, और ये दोनों फॉर्मूलाज जो है वो प्रॉब्लम्स में भी यूज होते रहते हैं। रदरफोर्ड के बाद बोहर एटॉमिक मॉडल 1913 में आया था, जिसके अकॉर्डिंग एक इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में मूव करेगा जिसकी जो एंगुलर मोमेंटम है यानी mvr वो इक्वल हो nh/2π के, और जब तक वो उस ऑर्बिट में मूव करता रहेगा ना तो वो एब्जॉर्ब करता है ना ही वो एमिट करता है एनर्जी को। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रॉन जब एमिट ही नहीं कर रहा एनर्जी तो कंटिन्यूस एमिशन इलेक्ट्रॉन की कैसे हो सकती है। अच्छा, उसके बाद मतलब जो इलेक्ट्रॉन है कंटिन्यूसली मूव कर रहा है जिस शेल में, उस शेल को हम कहते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट या फिर ग्राउंड स्टेट। अगर आप उसको एनर्जी सप्लाई करोगे, वो एनर्जी इतनी सप्लाई करें कि नेक्स्ट हायर एनर्जी लेवल से मैच कर जाए, यानी जो चेंज इन एनर्जी आए वो दोनों के गैप का जो चेंज इन एनर्जी है वो नेक्स्ट हायर एनर्जी लेवल के इक्वल हो। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो 2 है, अब अगर आप इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे रहे हो 4 की, तो ये 4 माइनस 2 के इक्वल आएगा, जबकि नेक्स्ट एनर्जी लेवल जो है वो उसकी एनर्जी 4 है। तो अब आप इसको इतनी एनर्जी दो, जब माइनस करो 2 से तो 4 आंसर आए, यानी अगर आप इसको 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे रहे हो तो 6 माइनस 2 4 के इक्वल आएगा, और वही नेक्स्ट एनर्जी लेवल की एनर्जी है। तो 6 की एनर्जी अगर आप दोगे तो ही इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा, वरना आप भले इसको ज्यादा या कम दे दें एनर्जी एब्जॉर्प्शन नहीं होती। तो अगर आप एनर्जी को इतना सप्लाई कर ले कि वो नेक्स्ट हायर एनर्जी लेवल से मैच कर जाए तो इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है हायर एनर्जी लेवल की तरफ, जिसको हम एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। बोहर ने रेडियस, एनर्जी और स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी मेजर किया था, जिसके ये फॉर्मुलाज है। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए कि सेकंड ऑर्बिटर में अगर सेकंड ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन है तो रेडियस कितना होगा, तो इस तरीके से आप क्या करोगे कि n इक्वल्स टू 2 रखकर 2 टू द 4 को मल्टीप्लाई कर दोगे 0.529 एंगस्ट्रॉम से, तो आपके पास रेडियस आ जाएगा। अगर आपसे एनर्जी पूछी जाएगी तो आप 13.6 को डिवाइड कर दो n स्क्वायर से, यानी अगर सेकंड एनर्जी लेवल है तो 2 के स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो एनर्जी आ जाएगी। इसी तरीके से स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद इसके भी कुछ डिफेक्ट्स आए थे बोहर एटॉमिक मॉडल के, वो ये थे कि बोहर एटॉमिक मॉडल जो है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी पर एप्लीकेबल है, यानी कि जैसे कि हाइड्रोजन He+ एंड बेरिलियम 3+ इन पर ही ये एप्लीकेबल हो सकता है। दूसरा, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन जो था वो वेव के नेचर में भी मूव कर रहा है और पार्टिकल नेचर में भी मूव कर सकता है। तो आप जो है यहाँ पर बोहर का कोई कंसेप्ट ही नहीं बन रहा था कि इलेक्ट्रॉन अगर पार्टिकल है तो ठीक है वो मूव कर रहा है, समझ में आ रहा है, लेकिन अगर वो वेव है तो किस तरीके से एक ऑर्बिटल में हम ऑर्बिट में इसको मूव करवाएं, तो यहाँ से कंसेप्ट भी गलत हो गया था बोहर एटॉमिक मॉडल का। दूसरा ये कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के आने के बाद भी बोहर एटॉमिक मॉडल नो मोर वैलिड रहा था। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉन की पोजिशन और मोमेंटम नहीं बता सकते, जबकि बोहर ने पोजीशन को भी मेजर करना सिखाया था और मोमेंटम को भी मेजर करना सिखाया था। तो इसके अकॉर्डिंग भी बोहर एटॉमिक मॉडल का ये ड्रॉबैक बना। तो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज स्पेक्ट्रम। इसमें कुछ डेफिनेशन आपको याद करनी है, जैसे कि वन वेवलेंथ की लाइट को हम मोनोक्रोमेटिक लाइट कहते हैं, मोर देन वन वेवलेंथ को हम पॉलीक्रोमेटिक लाइट कहते हैं। और फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास प्रिज्म है उससे हम व्हाइट लाइट जो है वो पास करवाते हैं, तो लाइट जो होती है वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में टूट जाती है। तो लाइट का अपने कॉम्पोनेंट कलर्स में टूट जाना इज कॉल्ड डिस्पर्जन, और जो बैंड ऑफ कलर्स हमें मिलेगा इस डिस्पर्जन से उसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम दो तरह का होता है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम एंड लाइन स्पेक्ट्रम, जिसको एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। अगर जो कलर्स का बैंड हमें मिला है उसके बीच में कोई बाउंड्री लाइन नहीं है और सारे कलर्स आपस में डिफ्यूज हुए हुए हैं तो उनको हम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये सनलाइट और जो इलेक्ट्रिकल लाइट होती है उसी से हमें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिल सकता है। तो देखिए यहाँ पर सनलाइट को अगर हम प्रिज्म से पास करवाएं तो 7 कलर्स में ये टूटी है, जिसे हम विबग्योर से शो किया हुआ है, वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अच्छा, जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं वैसे वैसे डेविएशन जो है वो डिक्रीज हो रही है, यानी अगर हमसे पूछा जाए सबसे लीस्ट डेविएटेड कलर कौन सा है, वो रेड है, सबसे हाईएस्ट डेविएटेड वायोलेट है। इसी तरीके से वेवलेंथ जो है, जैसे हम आगे जा रहे हैं वैसे वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ होगी रेड की और सबसे कम वेवलेंथ जो है वो वायोलेट की है। इसी तरीके से लाइन स्पेक्ट्रा होता है, अगर बाउंड्री लाइन मौजूद है और सारे कलर्स आपस में डिफ्यूज नहीं है तो उसे हम लाइन स्पेक्ट्रा कहते हैं। ये एक्साइटेड एटम्स से हमें मिलती है। हर एलिमेंट के जो लाइन स्पेक्ट्रा होता है वो अलग अलग होता है, इस वजह से इसको हम कहते हैं कि ये एक तरह से फिंगरप्रिंट है फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल सोडियम जो है, सोडियम एलिमेंट जो है उसका लाइन स्पेक्ट्रा अगर हम देखें तो उसमें 2 येलो लाइन्स होती हैं, उससे हम समझ जाते हैं कि ये सोडियम का स्पेक्ट्रा है। लाइन स्पेक्ट्रा को फर्दर डिवाइड किया गया है 2 टाइप्स में, एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन पर आते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई कंपाउंड है, अब जैसे ये लाइट इससे पास होगी तो उसके कुछ मॉलिक्यूल्स अगर एब्जॉर्ब कर रहे हैं और एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो लाइट का कुछ हिस्सा जो है वो एब्जॉर्ब होगा, बाकी सारी की सारी लाइट होती है वो वापस एमिट हो जाती है। तो कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब हुआ और बाकी की जो एमिटेड लाइट है उसका अगर हम स्पेक्ट्रम लें तो ये देखो बहुत सारी लाइन्स बाहर आ गई हैं, तो बहुत सारे कलर्स जो है वो होंगे और कुछ हिस्सा जो एब्जॉर्ब हुआ है वो डार्क लाइन्स की फॉर्म में शो होगा। तो अगर जो रेस्ट ऑफ द वेवलेंथ का अगर हम स्पेक्ट्रा लें तो वो एब्जॉर्प्शन
एमिशन लाइन स्पेक्ट्रा कहलाता है। इसमें क्या होगा, डार्क लाइंस होंगी ऑन ब्राइट बैकग्राउंड, जबकि इसके ऑपोजिट एमिशन स्पेक्ट्रा जो कलर अब एब्जॉर्ब हुआ वही कलर अब दोबारा एमिट होगा, तो ये कुछ ही कलर्स होंगे जो एमिट होंगे, इस वजह से थोड़ी बहुत ब्राइट लाइंस होंगी, बाकी सारा बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक होगा। तो डार्क बैकग्राउंड पर अगर कलरफुल लाइंस हो, ब्राइट लाइंस हो, तो उसे हम एमिशन लाइन स्पेक्ट्रा कहते हैं। ये हमें लैंप से, डिस्चार्ज ट्यूब से, हॉट सॉलिड्स और एलिमेंट से मिलती है। बोहर थ्योरी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन जब ग्राउंड स्टेट में होता है और उसको बाहर से कोई एनर्जी का सप्लाई मिलता है तो वो एक्साइटेड स्टेट में जंप कर जाता है। अब एक्साइटेड स्टेट में जब दोबारा ग्राउंड स्टेट में आएगा तो जो रेडिएशंस उसने एब्जॉर्ब की थी वो दोबारा से क्या करेगा, एमिट करेगा। और उन रेडिएशंस जो कि एमिट हुई हुई है उनको जब व्यू किया जाता है हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोमीटर से, कुछ शार्प तो कुछ शार्प जो लाइंस हैं वो अपीयर होती हैं। तो बोहर ने बताया कि जब भी इलेक्ट्रॉन किसी एक्साइटेड स्टेट से वापस फर्स्ट एनर्जी लेवल में आ रहा है, यानी किसी भी एनर्जी लेवल से आए, सेकंड से आए, थर्ड से आए या इन्फिनिटी से आए, लेकिन आए कहाँ पर, फर्स्ट एनर्जी लेवल में आए, तो फिर जो स्पेक्ट्रल लाइंस हमें देखने को मिलती है उनको हम कहते हैं लाइमन सीरीज। ये लाइमन सीरीज अल्ट्रा वायोलेट रीजन में देखने को मिलती है, जो कि 4000 लेस देन 4000 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ में पाई जाती हैं। अच्छा, बेलमर सीरीज सेकंड एनर्जी लेवल में जब इलेक्ट्रॉन आए तो जो स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्जर्व होंगी उनको बेलमर सीरीज कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा, 3 से आएगा, 4 से आएगा या इन्फिनिटी से आए, कहीं से भी आए, लेकिन कहाँ पर आए, सेकंड एनर्जी लेवल में, और ये विजिबल रीजन में लाया करती है। तो ये बाकी की जो स्पेक्ट्रल लाइंस है आप उनको देख लें कि कहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ वापस आ रहा है और किस रीजन में ये लाए कर रही है, इस तरीके से वेवलेंथ भी याद कर लें। और ये वेव नंबर का फॉर्मुला जो कि बोहर ने दिया है वो भी याद कर लें। इसमें RH जो है वो राइडबर्ग कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 109678 है। और ये जो N1 है, N1 इज द लोअर एनर्जी लेवल, यानी इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है वापस, और N2 जो है वो हायर एनर्जी लेवल है कि कहाँ से आएगा इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से हम वेव नंबर भी काउंट कर सकते हैं, या फिर अगर हमें वेव नंबर मिला हुआ हो तो हम ये बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन अब जो है वो किस एनर्जी लेवल से आया है या किस एनर्जी लेवल में आएगा।